Hey guys, I hope you all are doing well. And this is the second part of मॉडल पेपर। तो सेक्शन बी हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कुछ भी हमें दिया गया उसे नोट करना होगा। अब यहाँ पर 7 कॉमन है। पहली नंबर हमारे पास है 3 इंटू 5 इंटू 7 और प्लस के बाद दूसरी नंबर है 7। इन दोनों में 7 कॉमन है। क्या बचा 3 इंटू 5 फर्स्ट नंबर से और सेकंड नंबर में 7 है। यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 1। अब इसे और सॉल्व करेंगे 3 5 जार 15 प्लस 1 और इन सभी को फैक्टराइज करना होगा। तो हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। 16 को फैक्टराइज करने पर 4 टाइम्स 2 आएगा। ओके अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। पहला फैक्टर तो सभी में 1 होता है, 1 7 और इसके अलावा क्या फैक्टर है इसका 2। तो इसलिए यहाँ पर ये कैसी नंबर है कॉम्पोजिट नंबर। आपको इसे इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर बताया गया कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है और यहाँ पर हमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी है। इसे आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और रूल फॉलो करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हररपोल का। ओके और अदरवाइज आप इसे दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको इसके दूसरे मेथड से सॉल्व किया है। यहाँ पर हमें बताया गया कि cot थीटा 7/8 के बराबर है और क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता करनी। तो कोई भी वैल्यू अगर एक बार प्लस के साइन के साथ है और वही सेम वैल्यू अगर माइनस के साइन के साथ भी है तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी की। तो यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जिसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर a की प्लेस में 1 है और b की प्लेस में साइन थीटा है। ओके यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 1 का स्क्वायर होगा क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है और cos भी रिपीट हो रहा है तो cos का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा। तो ये भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। और सिमिलरली यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर हम इसकी प्लेस में नोट कर सकते हैं क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर नोट कर देंगे। अब कॉट थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई है कितनी है 7/8। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। ओके सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस आते हैं सभी 2-2 मार्क्स के होते हैं और इसी टाइप के रहते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर हमें बताया गया कि 2 क्यूब्स हैं और इनकी वॉल्यूम बताई गई है और दोनों क्यूब एंड टू एंड जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हमें इसको मिलाने पर जो क्यूबाइड बनेगा उसका सरफेस एरिया पता करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्यूब है हमारे पास और इसके साथ एक और क्यूब जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया क्यूबाइड और इसका वॉल्यूम हमें बताया गया है। यहाँ पर इस क्यूबाइड का हमें साइड पता होना चाहिए तभी हम इसका सरफेस एरिया पता कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी साइड को कुछ अज्यूम करना होगा। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पर ये जो इसकी साइड है वो a है। ओके और यहाँ पर 2 क्यूब हैं तो 2a हो जाएंगे a प्लस a। अब इसके बाद यहाँ पर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम बताया गया है, ये एक हिंट है।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब के बराबर, ए फॉर साइड। तो यहाँ पर वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर सकते हैं और ए क्यूब वैसे रहेगा। अब 64 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये 4 की क्यूब के बराबर होगा, और अदरवाइज आप क्यूब रूट में इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब 4 की पावर 3 से a की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। अब a मतलब साइड, तो साइड हमारे पास कितना आ गया, 4। यहाँ पर ये इस क्यूबाइड की लेंथ है जो दो क्यूब को मिलाने पर बनी है, और दोनों क्यूब की साइड कितनी आई, 4। तो यहाँ पर 2 बार 4 रहेगा, 4 + 4। यहाँ पर लेंथ हमेशा डबल हो जाती है जब भी दो क्यूब को मिलाने पर एक क्यूबाइड बनता है, या 3 क्यूब्स को मिलाने पर एक क्यूबाइड बनता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, L = 2a। अगर 3 क्यूब को मिलाकर बनाया गया हो तो L = 3a हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 4 और इक्वल 8। नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट आप 4 + 4 भी कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई चेंज नहीं होती, इसकी सिर्फ लेंथ चेंज होती है, और इसी तरीके से इसकी हाइट भी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर h भी वैसे रहेगा जितनी साइड हमारे पास आई है, सिर्फ लेंथ चेंज होती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में। अब क्योंकि इस क्यूबाइड के हमें डायमेंशंस पता चल गए, तो यहाँ पर हम इसका सरफेस एरिया पता कर सकते हैं। तो अब हमें इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबाइड का 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ और H फॉर हाइट। तो सभी की वैल्यूज हमें पुट करनी है। LB, BH, HL, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन शो करना होगा, और इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16 एंड 4 × 8 = 32। अब इसके बाद सभी को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 160। और जब कभी भी हम एरिया पता करेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा, जो कुछ भी यूनिट दिया है उसमें स्क्वायर नोट करना होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमें मीन पता करना है और क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें बताई गई है। तो इसे आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला है σfx/σf। अब x आपको पता है किस तरीके से पता किया जाता है, ci की वैल्यूज को पहले हमें ऐड करना होता है और फिर इसके बाद इसे हाफ करना होगा। इसका पूरा फुल चैप्टर मैंने पढ़ाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा। ओके, तो 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30, और 30 को हाफ करने पर कितना आ जाएगा, 15। तो इस तरीके से आपको सभी x की वैल्यूज पता करनी होंगी, और x की वैल्यूज पता करने के बाद आपको f और x का मल्टीप्लाई करना है। fx का मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास fx आएगा, और जब fx आ जाए तो इसको आप ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करने पर आपके पास कितना आ जाएगा, 2130। और इसी तरीके से f वाली सभी वैल्यूज को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 50। अब इसके बाद इनकी वैल्यूज को पुट करना होगा। सिग्मा fx की जगह पर 2130 आ जाएगा और सिग्मा f की जगह पर 50। अब 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, 5 से 213 को डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप जिस तरीके से डिवाइड करना चाहें कर दीजिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42.6। और आप इसे किसी और मेथड से सॉल्व करना चाहें तो भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर बताया गया कि हमें रेशियो पता करना है। एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, और लाइन सेगमेंट ये दो पॉइंट से मिलकर बना है, ए पॉइंट और पॉइंट बी से। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, और एक तरफ पॉइंट ए शो करना है और दूसरी तरफ पॉइंट बी। इसके बाद इस पॉइंट को भी हमें शो करना है। इस पॉइंट का नाम लेट अस अज्यूम पी है, इसे हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, और अगर इसका नाम दिया हो तो वही नाम आपको नोट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे पी अज्यूम कर लिया। यहाँ पर लेट अस अज्यूम ये जो पॉइंट पी है ये इस तरीके से डिवाइड कर रहा है इस पूरी लाइन को। ओके, तो यहाँ पर ये किस रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है वो रेशियो हमें पता करना है। तो इसके लिए इसके रेशियो को हमें कुछ अज्यूम करना होगा। तो लेट अस अज्यूम ये जो पार्ट है
इसे हमने m1 अज्यूम कर लिया और दूसरे पार्ट को m2 अज्यूम कर लिया। अब ये पॉइंट इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ पर हमें वैल्यूज शो करनी होगी कि x1 क्या है, y1 क्या है। यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास है a की, ये क्या होती है x1 y1, ओके। और यहाँ पर ये जो b की वैल्यू है ये क्या है x2 y2। तो यहाँ पर हम इसे शो कर सकते हैं और p की वैल्यूज को हम बोलते हैं x और y। ये ना x1 है ना y1 है और इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल, अगर हमें x पता करना है तब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और अगर x की वैल्यू दी गई है तब भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि तब कोई और वैल्यू मिस्ड होगी, ओके। जैसे यहाँ पर m1 m2 ये मिस्ड है। तो यहाँ पर x के लिए फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो p की वैल्यू है ये x, y है। तो x की प्लेस में हमारे पास क्या है -4, ओके। तो x की प्लेस में क्या आ जाएगा -4 इक्वल m1 नहीं पता है, m1 वैसे रहेगा इनटू, इनके बीच में कोई साइन नहीं है m1 और x2 के बीच में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन शो करना होगा। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, जो कि मैंने आपको बताया था कि b से आएगी, तो यहाँ पर 3 पुट कर देना है। प्लस इसी तरीके से m2 ऐसे रहेगा इनटू x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, ये सब मैंने ऊपर नोट कर दिया, शो कर दिया, ओके। अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब इसके बाद हमें इसे और सिंप्लीफाई करना होगा। -4 से हम m1 प्लस m2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 और ब्रैकेट में m1 प्लस m2 क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज हैं और दूसरे साइड हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 3m1, इनका मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा और ये हो जाएगा 6m2, ओके। अब -4 का भी मल्टीप्लाई करना है m1 में, तो ये हो जाएगा -4m1 और फिर माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा -4m2 और अदर वैल्यूज वैसी रहेंगी। अब इसके बाद m1 वाली वैल्यूज को एक साइड और m2 वाली वैल्यूज को एक साइड नोट करना होगा क्योंकि इनका नेचर सेम है। तो आप जिस तरीके से नोट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने m1 वाली वैल्यूज को LHS में और m2 वाली वैल्यूज को RHS में नोट किया है, ओके। अब इसके बाद इसे और सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर क्या है माइनस की डबल वैल्यूज हैं तो ऐड हो जाएंगी, -7 आ जाएगा और यहाँ पर -6 और 4 है तो माइनस करने पर -2 आ जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब हमें क्या पता करना है m1 अपॉन m2, हमें रेशियो पता करना है ना, तो रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, ओके। तो m1 अपॉन m2 पता करना है, रेशियो को हमने यही अज्यूम किया था यहाँ पर m1 और यहाँ पर m2। तो यहाँ पर m1 के साथ ये जो 7 है इसे हमें रिप्लेस करना होगा, तो ये हो जाएगा 2/7 और m2 m1 के डिनोमिनेटर में रिप्लेस होगा। तो m1 अपॉन m2 किसके बराबर आया 2/7 के बराबर। तो यहाँ पर इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:7, ओके। इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर हमें x और y के बीच का रिलेशन पता करना है, ऐसे पॉइंट का जो कि x, y जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं और ये इक्विडिस्टेंस है किस पॉइंट से 3,6 और -3,4 से, मतलब यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं इनसे मिलाकर एक लाइन बन रही है और सेंटर में एक पॉइंट है जो कि दोनों से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर है, ओके। तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम ये एक लाइन है और यहाँ पर ये दो पॉइंट है, इनका कुछ नाम अज्यूम कर लेते हैं कि ये A और B है, ओके। तो A पॉइंट हमारे लिए क्या है 3,6 एंड B पॉइंट हमारे लिए क्या है 3,4, ओके। अब सेंटर में क्योंकि इक्विडिस्टेंस बोला गया है तो इसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर सेंटर में हमारे पास क्या रहेगा पॉइंट PQR, कुछ भी आप इसे अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट का नाम नहीं बताया गया, ओके। तो यहाँ पर AP जितना है उतना ही PB है, ये दोनों बिल्कुल बराबर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं।
अब क्योंकि इनका डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई है इसका रिलेशन इनके साथ क्या है ये हमें पता करना है। तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम AP का डिस्टेंस पता करेंगे। अगर हमें A से लेकर P तक का डिस्टेंस पता करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर A की प्लेस वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 y1, और P की प्लेस वाली वैल्यू हमारे लिए क्या है, x2 y2। ओके, क्योंकि अभी हम सिर्फ A से लेकर P तक का डिस्टेंस पता कर रहे हैं तो B की वैल्यूज से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, तो अब बस वैल्यूज हमें पुट करनी है। x2 की प्लेस में क्या रहेगा, x। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी मिस्ड वैल्यू है वो हमेशा x2 और y2 की प्लेस में रहे। ओके, तो यहाँ पर x2 की प्लेस में हमारे पास क्या है, x, और x1 की प्लेस में हमारे पास 3 है। तो इन दोनों को माइनस करना होगा, होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, y2, तो y2 की प्लेस में हमारे पास क्या है, y, और y1 की प्लेस में हमारे पास 6 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, ये A से P तक का डिस्टेंस है, B की वैल्यू इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम इसे और सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे हम इसके एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा इक्वल रूट ओवर, और A की प्लेस में x है तो x स्क्वायर प्लस B की प्लेस में 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस 2AB तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। सिमिलरली यहाँ पर y माइनस 6 है तो यहाँ पर भी हम A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। A की प्लेस में y स्क्वायर, B की प्लेस में 6 स्क्वायर प्लस का रहेगा, और माइनस 2AB तो माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6। ओके, इस तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है, और आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, एक साथ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद रूट ओवर एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ओके, अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, तो ये हो जाएगा माइनस 6x, वाई स्क्वायर भी वैसे रहेगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 2 जार 12 माइनस 12y। अब अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप PB का डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ PB, और सेम फॉर्मूला रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या पता करने वाले हैं, ये डिस्टेंस जिसे मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ PB। तो अब यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू लेनी है, P और B की। तो P यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मिस्ड वैल्यू है ये x2 होगी। ओके, और y2 होगी, और B की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, x1 y1। तो बस वैल्यूज पुट करनी है। x2 हमारे पास है x, माइनस का साइन फॉर्मूला में है तो माइनस वैसे रहेगा, और फिर x1 हमारे पास कितना है, -3, B की वैल्यू। ओके, एब्सिसा ऑफ B। ओके, कितना है, -3, तो -3 यहाँ पर आ जाएगा। एक माइनस फॉर्मूला से है और दूसरा जो इसमें वैल्यू दी गई है, कोऑर्डिनेट दिया है उसका है। ओके, प्लस y2 कितना है, y2 की प्लेस में हमारे पास y है, माइनस y1 की प्लेस में हमारे पास 4 है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर नोट करना होगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रूट ओवर x माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 होल स्क्वायर, और इसे हम इसकी एक्सपेंड फॉर्म में उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे जैसे एपी में किया है। तो यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर, माइनस 2ab क्योंकि माइनस में है, माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। अब सिमिलरली यहाँ पर x प्लस 3 में भी फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2xy। सभी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि प्लस का साइन है। अब इसे और सॉल्व किया जा सकता है तो और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 2 जार 6x आ जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर वैसे रहेगा, और 16 भी वैसे रहेगा, माइनस 8y भी वैसे रहेगा। ओके, और अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो भी करेक्ट है। यहाँ पर हमने क्या पता किया,
डिस्टेंस ऑफ एपी, मतलब एपी का डिस्टेंस कितना है और पीबी का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों की वैल्यूज हमने पता कर ली। अब क्वेश्चन में हमें एक हिंट दिया गया है और हमें कंडीशन बताई गई है, क्या है, एपी इक्वल पीबी, एपी पीबी के बराबर है। तो इसे हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो इन दोनों की वैल्यूज को पुट करना होगा, तो एपी और पीबी दोनों में से। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करनी होगी बोथ साइड्स की। ओके, तो यहाँ पर रूट अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप एक दो स्टेप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, और जिससे रूट हट जाएगा। स्क्वायर और रूट का इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास विदाउट रूट वैल्यू आ जाएगी। एपी की हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, x प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12। ओके, इसे हमें यहाँ पर नोट करना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो और सॉल्व करके डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें स्पेस कम है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट सॉल्व किया है। आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 36 और 9 इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45, और बाकी सब वैल्यूज एपी की वैसी रहेंगी। ओके, माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y वैसे रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग हो चुकी है, और एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा पीवी में, और 9 और 16 इन दोनों को हमें ऐड करना होगा, कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25, और अदर वैल्यूज वैसी रहेंगी, प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 8y। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी मैच कर रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और दूसरी साइड भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है और दूसरी साइड भी वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद 6x मैच तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह नेगेटिव है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो कोई भी वैल्यू जब सेम साइन के साथ होती है और बिल्कुल सेम होती है तो कैंसिल हो जाती है LHS और RHS में। ओके, तो अब जो कुछ भी बचा है उसे हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, -6x और +45 और -12y। जिस तरीके से नोट करना चाहें आप कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 25 + 6x और माइनस की 8y बचा। अब इसके बाद हम एक्स वाई वाली वैल्यूज को एक साइड और बिना एक्स वाई वाली वैल्यूज को एक साइड नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 45 - 25 विदाउट एक्स और वाई वाली वैल्यूज और बिना अल्फाबेट वाली वैल्यूज। ओके, और अल्फाबेट वाली वैल्यूज को हमें एक साइड नोट करना है। तो 6x पॉजिटिव हो जाएगा, 12y भी पॉजिटिव होगा क्योंकि हम इसे RHS में शिफ्ट कर रहे हैं, और RHS में दी गई वैल्यूज वैसी रहेंगी। अब इसके बाद इसे और सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 20 इक्वल 12x और प्लस 4y। अब यहाँ पर अगर आप 4 कॉमन लेना चाहें तो भी करेक्ट है, और 20 को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि x और y के बीच का रिलेशन पता करना है, मतलब हमें यहाँ पर एक इक्वेशन पता करनी है। तो यहाँ पर हमें 20 को रिप्लेस करना होगा। कभी भी एक्स वाई की वैल्यूज को रिप्लेस मत कीजिएगा जब एक्स वाई की वैल्यूज पॉजिटिव हो। ओके, अगर नेगेटिव है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव है तब आपको अदर वैल्यूज रिप्लेस करनी होगी। तो यहाँ पर 20 को हम रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें हम इस पूरी ही इक्वेशन में क्या कॉमन ले सकते हैं, 4। तो यहाँ पर 4 3 12, 3x बचेगा। फिर 4 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ y, और फिर 4 5 20, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 4 का अगर हम डिवाइड कर दें, 0 में रिप्लेस करें तो ये 0 में कन्वर्ट होगा और अदर वैल्यूज वैसे रहेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, 0 इक्वल 3x प्लस वाई माइनस 5, या फिर आप इसे 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0 इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। यही यहाँ पर x और y के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। अब ये सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस, कोई भी 5 पार्ट्स आपको सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर लेकिन मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको कहीं पर कोई भी डाउट ना रहे। और यहाँ पर सभी क्वेश्चंस 4 मार्क्स में रहते हैं। तो सेकंड
क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर का पार्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस पता करने हैं, मतलब यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो आप इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करिएगा। अगर इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तब, तो यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, मतलब x की पावर के अकॉर्डिंग आपको इसे नोट करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6x² माइनस 7x और फिर बाद में -3 इक्वल 0। अब क्योंकि हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो 6 और 3 का हमें मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, और 18 को आपको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास 7 आ जाए। तो जब हम 18 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 में अगर हम 2 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पर 7 की जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं 9 माइनस 2, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास सेम वैल्यू आएगी 6 3 ज़ार 18 और 9 2 ज़ार 18। अब इसके बाद माइनस और x इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा जो कि ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वैसे रहेगा, और माइनस का मल्टीप्लाई और x का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा -9x। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2x, और -3 इक्वल 0 वैसे ही रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स हैं तो दो दो टर्म में हमें कॉमन लेना होगा। फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास हैं 6x² माइनस 9x, इसमें कॉमन हमारे पास क्या है 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, और x भी यहाँ पर कॉमन है। तो क्या बचा 3 2 ज़ार x और 1 टाइम x बचेगा क्योंकि x ब्रैकेट से बाहर है, -3 3 ज़ार 9। और लास्ट 2 टर्म्स में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और पूरी सेम वैल्यू वैसी आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर क्योंकि साइन यहाँ पर 1 के साथ प्लस का है, इक्वल 0 वैसे रहेगा। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हमेशा सेम आनी चाहिए, अगर सेम है तो ही आंसर करेक्ट आएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट वाली वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो इसे 1 टाइम नोट करना है, और जो कुछ भी ब्रैकेट में नहीं है उसे हमें ब्रैकेट में नोट करना है। जैसे यहाँ पर क्या है 3x + 1, तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर नोट कर देंगे इक्वल 0। अब इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज को हमें 0 के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x - 3 इक्वल 0, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 3x + 1 इक्वल 0। अब इसके बाद यहाँ पर 3 को रिप्लेस करना होगा तो ये 3 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और फिर 2 को रिप्लेस करेंगे तो 2 डिवाइड में कन्वर्ट होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है x के साथ। तो x की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/2, और इसी तरीके से यहाँ पर 1 को पहले रिप्लेस करना होगा तो 1 नेगेटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू पता करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई 3/2 और -1/3। ये दोनों क्या है जीरोस, मतलब इसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं, रूट्स और जीरोस एक ही बात है। तो अब यहाँ पर हमें रिलेशनशिप पता करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं जीरोस के लिए। अब जीरो से रिलेटेड आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसका रिलेशनशिप पता कर पाएंगे कोफिशिएंट के साथ। तो सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर जीरोस को हमें ऐड करना होगा, कितना आ जाएगा -7 और ब्रैकेट में -7/6, और इसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, यहाँ पर इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है कि फॉर्मूला वाली वैल्यूज आपके पास आ जाए। तो यहाँ पर क्या है माइनस माइनस होगा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ वाली वैल्यू जो कि क्या है -7। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास -7 है ब्रैकेट में, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू क्या है 6, तो अपॉन 6 है। ओके, तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, दैट इज सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब
जो भी x की वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमें डायरेक्ट करना होगा, कुछ भी कैंसिल नहीं करना है। वो सभी वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए जो कि इक्वेशन में दी गई हैं, जैसे 6, 3, 7 ये सब। ओके, तो अब हमें क्या पता करना है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला। तो यहाँ पर इक्वेशन में -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर 6 है, और 6 किसके साथ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ है। तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका रिलेशनशिप भी हमें पता चल गया। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आंसर्स पता करने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें बताया गया कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, 180 के बराबर है। मतलब दो नंबर है, कोई टू नंबर्स, मतलब कोई भी दो नंबर्स हैं, उसमें उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 के बराबर है। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन बताई गई है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का। तो यहाँ पर वो दोनों नंबर्स हमें पता करनी है जिसके बारे में यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं, बात की गई है। तो सबसे पहले इन नंबर्स को हमें कुछ अज्यूम करना होगा। ये नंबर्स हमें एग्जैक्ट नहीं बताई गई। यहाँ पर फर्स्ट नंबर को हम x अज्यूम कर सकते हैं। लेट सपोज ये लार्जर नंबर है। जो कुछ भी आपको लास्ट में दिया जाए उसे आप पहले अज्यूम कर लीजिएगा। तो लार्जर नंबर को यहाँ पर हम x अज्यूम कर सकते हैं। तो स्मॉलर नंबर हमारे लिए क्या हो गई, y। ABCD आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट नोट करना होगा। अब इसके बाद अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करें तो फर्स्ट कंडीशन हमारे लिए क्या है कि दोनों ही नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो फर्स्ट नंबर हमारे लिए मतलब लार्जर नंबर क्या है, x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 180 के बराबर। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि इसमें जो स्मॉलर नंबर है वो किसके बराबर है, इसका मतलब है इक्वल। किसके बराबर है, 8 टाइम्स है लार्जर नंबर की। तो लार्जर नंबर हमारे पास x है, इसका 8 टाइम्स। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों जो वर्बल हैं वो बिल्कुल सेम नहीं। तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें वाई स्क्वायर इक्वल 8x, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 180। अब एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता, एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, और वाई स्क्वायर की प्लेस में हमें क्या नोट करना है, 8x। ओके, और इक्वल 180 वैसे रहेगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन की 2 है, तो इसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये सभी वैल्यूज को एक साइड नोट कर सकते हैं और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस 8x, एक्स की पावर के अकॉर्डिंग नोट करना होता है, और 180 को हम रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस का होगा, इक्वल 0 RHS में आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर भी इसे हम किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1 अज्यूम कर सकते हैं। 1 और 180 का मल्टीप्लाई करने पर ये वैसे रहेगा। अब इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 8 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 18 और 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 180, जो कि मल्टीप्लिकेशन के बराबर है फर्स्ट और लास्ट टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यूज के। और अगर इन दोनों को हम माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता, बस लिखने का तरीका अलग होता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म ये वैसे रहेगा। अब इसके बाद हमें इसे और सॉल्व करना होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -18x। फिर इसके बाद माइनस माइनस रिपीट हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर आ जाएगा +10x और ब्रैकेट हट जाएगा, और -180 लास्ट टर्म वैसे रहेगा, इक्वल 0। अब टोटल 4 वैल्यूज हमारे पास हैं, तो यहाँ पर भी हमें दो वैल्यूज में कॉमन लेना होगा। क्या आएगा हमारे पास, 1 टाइम x ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 18। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या कॉमन है, दोनों में 0 है, तो मतलब यहाँ पर 10 कॉमन है। 10 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे।
यहाँ पर हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट में, x माइनस 10 इक्वल 0। जो कुछ भी रिपीट हो रहा है इसे वन टाइम नोट करना होगा, और जो कुछ भी ब्रैकेट के बाहर है उसे भी ब्रैकेट में नोट करना होता है, इक्वल 0। अब इन दोनों ही वैल्यूज को हमें 0 के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल x की वैल्यू आ जाएगी 18 फर्स्ट वैल्यू से, और सेकंड वैल्यू में हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर आई x के लिए। अब x यहाँ पर क्या है, लार्जर नंबर, तो इसलिए हम x की कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव। -10 को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब इसके बाद x इक्वल 18, इसे हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा ताकि स्मॉलर नंबर मतलब y की वैल्यू भी हमारे पास आ जाए। ओके, तो यहाँ पर हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर सकते हैं क्योंकि ये आसान है, और फर्स्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू एक्स, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन हाइड है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल 8 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 18। अब इनका मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और फिर इसके बाद इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ y की वैल्यू पता करनी है, y स्क्वायर की नहीं। स्मॉलर नंबर हमारे लिए सिर्फ y है, y स्क्वायर नहीं है। अब 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 2 आएगा, और 18 को फैक्टराइज करने पर हमारे पास 1 टाइम 2 और 2 टाइम्स 3 आएगा। तो स्क्वायर रूट से वही नंबर रूट से बाहर हो सकती है जो कि रिपीट हो रही हो, जिसकी पावर 2 हो। तो यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हुआ, इसलिए ये 1 टाइम नोट किया जा सकता है। ओके, स्क्वायर और रूट हट जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 की पावर 2 हो रही है, तो ये भी स्क्वायर और रूट इसमें से भी हट जाएगा और ये भी रूट से बाहर आ जाएगी। और यहाँ पर 3 भी रिपीट हो रहा है, तो इसे भी हम 1 टाइम नोट कर सकते हैं विदाउट रूट। अब इन सभी वैल्यूज का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 12, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो x की वैल्यू भी यहाँ पर हमारे पास आ गई और y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, देयरफॉर द लार्जर नंबर इक्वल, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 18 एंड स्मॉलर नंबर इक्वल 12। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि किसी भी सर्कल के डायमीटर से जुड़ी हुई अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं। तो इसको डायग्राम से समझना होगा। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना होगा किसी भी मेजर का, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं और उससे रिलेटेड दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। ओके, डायमीटर के एंड्स को कनेक्ट करती हुई। टेंजेंट्स का मतलब है एक ऐसी लाइन जो सर्कल के ऊपर से होकर जाती है और सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करती है। ओके, तो यहाँ पर ये दो टेंजेंट हैं, इनका कुछ नाम लिख देते हैं। लेट अस अज्यूम यहाँ पर ये PQ और RS ये दो टेंजेंट हैं और AB डायमीटर है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि PQ इज पैरेलल टू RS। अब कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके लिए हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये AB एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर आ जाएं तो ये दोनों लाइंस RS और PQ पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमें इसका प्रूफ, इसका सॉल्यूशन नोट करना होगा। ये सारी लाइंस आपको नोट करनी होंगी कि हमें क्या प्रूफ करना है, उसके लिए टू प्रूफ और उसका प्रूफ क्या है, ये सब नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रूफ में हम क्या नोट करेंगे कि AB इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड AB इज परपेंडिकुलर टू RS, मतलब AB PQ पर परपेंडिकुलर है। ओके, इस तरीके का साइन बन रहा है उल्टा T जैसा। यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल दोनों तरफ बन रहा है। ओके, कि ये लाइन 90 डिग्री के एंगल में इसके दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर रही है PQ लाइन को। ओके, सिमिलरली यहाँ पर ये जो AB है ये RS पर भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, वी नो दैट बाय थ्योरम 10.1। अब थ्योरम 10.1 सर्कल के चैप्टर में है। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल में, तो सेंटर से जाने वाली रेडियस से जब कोई परपेंडिकुलर जाता है
तो वहां पर एंगल 90 डिग्रीज का बनता है। ओके, ये क्या है, ये थ्योरम 10.1। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल पी ए बी, ये है एंगल पी ए बी। ओके, ये कितने डिग्रीज का है, 90 डिग्रीज का। और अगर क्यू ए बी होता तब भी 90 डिग्रीज का होता, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब इसके बाद इसे हम इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए बी एस। एंगल ए बी एस मतलब ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्रीज का है, और ये हमारे लिए क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों ही एंगल्स क्या हैं, दो लाइन के अंदर वाले एंगल्स हैं, और बीच में एक लाइन इन दोनों लाइंस को दो अलग पॉइंट्स में कट कर रही है, मतलब ये इसकी ट्रांसवर्सल है। तो ऑल्टरनेट मतलब अलग साइड वाले, और इंटीरियर का मतलब है अंदर, दोनों लाइन के अंदर वाले एंगल्स। अब ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल जिस लाइन से कनेक्टेड है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी एस। ये दोनों बिल्कुल बराबर है, और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए यहाँ पर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। और यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है। ये कैसे प्रूव हो गया, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर लास्ट में हम नोट कर सकते हैं हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर भी हमें प्रूव करना है कि दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है किसी सर्कल के, यहाँ पर बनने वाला लाइन सेगमेंट वो किस पॉइंट से ज्वाइन होगा, और वो सेंटर से भी कनेक्टेड होगा। और तो यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट के थ्रू इसे शो करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ पी क्यू आर, जो कुछ भी आप लिखना चाहें, और फिर इसके बाद हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट अज्यूम करना होगा। तो हमने यहाँ पर इसे P अज्यूम कर लिया। ओके, अगर ये सब कंस्ट्रक्शन आप नोट करना चाहें तो अच्छी बात है, अगर नहीं नोट करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। और दो टेंजेंट्स के आपको नाम लिखने होंगे कि लेट अस अज्यूम ये PA और PB है, और A और B यहाँ पर ऐसे पॉइंट हैं जिनको ज्वाइन करने पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा, दैट वुड बी AB। यहीं से एक एंगल आएगा जिसका नाम होगा एंगल AOB, और जो सेंटर से कनेक्टेड होगा सर्कल के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट P है जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक सर्कल के बाहर का पॉइंट। अब यहाँ से हमने ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, दैट इज PA एंड PB। ओके, इसका सेंटर हमने O एज्यूम किया है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, एंगल AOB, और यहाँ पर A से B तक एक लाइन सेगमेंट हमारे पास आ जाएगा। ओके, लेट अस अज्यूम ये एक लाइन सेगमेंट है जिससे A और B दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि एंगल APB और एंगल BOA इन दोनों का सम 180 डिग्रीज है। ओके, यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल O है और एंगल P, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्रीज है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर PAOB इन चारों को मिलाकर क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो यहाँ पर आपको इसे नोट करना होगा, और थ्योरम 10.1 का भी हमें यहाँ पर यूज करना होगा। अब यहाँ पर क्योंकि PBOA ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम कितने डिग्रीज के बराबर होता है, 360 डिग्रीज के बराबर। तो यहाँ पर ये चारों एंगल का सम हम नोट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब यहाँ पर एंगल P वैसे रहेगा, एंगल B हमारे लिए क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेंजेंट और रेडियस जब ज्वाइन हो रही हो, किसी भी सर्कल के बाहर की टेंजेंट और रेडियस जब ज्वाइन होती हैं तो वहां पर कितने डिग्रीज का एंगल बनेगा, 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा। ये क्या है, थ्योरम 10.1। अब इसी तरीके से यहाँ पर OA एक रेडियस है और इससे एक टेंजेंट कनेक्टेड है,
जिसका नाम है PA। ओके, तो यहाँ पर भी कितने डिग्रीज का एंगल बन रहा है, 90 डिग्रीज का, क्योंकि OA यहाँ पर परपेंडिकुलर है किस पर, AP पर या फिर PA पर। ओके, तो यहाँ पर इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, एंगल A 90 डिग्रीज है और एंगल B भी 90 डिग्रीज है, और एंगल P और O हमें नहीं पता, ये वैसे रहेगा। तो इनकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्रीज और इक्वल 360 वैसे रहेगा। अब 90 90 इन दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, एंगल P और एंगल Q, और 180 इन दोनों को ऐड करने पर इसे हम रिप्लेस भी कर सकते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। अब 360 में 180 माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा, 180। तो एंगल P प्लस एंगल Q किसके बराबर है, 180 डिग्रीज के बराबर। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AP भी मतलब एंगल P, क्योंकि ये P ये पूरा एंगल है, ओके, डिवाइडेड नहीं है, जबकि एंगल A दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और एंगल B भी यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर भी इसके अलग नाम हो सकते हैं और अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पर एंगल P की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APB। ओके, क्योंकि एंगल P सेम ही है, अगर हम इसे APB लिखें तो भी एंगल P की बात की गई है, और डायरेक्ट एंगल P लिखें तब भी एंगल P है, और एंगल O भी यहाँ पर पूरा है, हाफ नहीं है। तो यहाँ पर एंगल O की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल BOA, ये भी वही है, और इन दोनों का सम किसके बराबर आया, 180 डिग्रीज के बराबर। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर E। अब यहाँ पर बताया गया कि एक बैग है और उसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो यहाँ पर हमें एक बॉल उसमें से बाहर निकालनी है रैंडमली, बिना देखे हमें उस बैग में से, उस थैले में से एक बॉल बाहर निकालनी है। तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि वो बॉल रेड होगी, और ये भी पता करना है कि क्या संभावना है कि वो बॉल रेड ना हो। तो दो अलग क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करना होगा। तो दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, 3, कि टोटल रेड बॉल्स कितनी है, 3। फिर टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 5। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के उस बैग में टोटल बॉल्स कितने हैं, दैट इज 3 + 5 = 8। जब कभी भी ये पता करना हो कि किसी भी काम करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, क्योंकि रेड बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, कि दोनों को मिलाकर कितनी बॉल्स है हमारे पास। अब इनको अगर हम डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये क्या है, 3/8 फर्स्ट वाले का आंसर। और अगर डिवाइड हो जाए तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं जिसमें डिवाइड हो रहा हो। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड ना हो। तो इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी काम को ना होने की संभावना, मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें होने वाली प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस करना होता है। और दूसरा मेथड इसे सॉल्व करने का ये है कि इसमें पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल ना हो। तो ब्लैक बॉल की आप प्रोबेबिलिटी पता कर लेना, क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉल्स, कितने बॉल्स हैं ब्लैक, अगर रेड नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, ब्लैक आएगा। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पता कर लीजिएगा, क्या हो जाएगी, 5/8। ओके, अदरवाइज आप इसे फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर रेड बॉल नहीं आए हमारे पास, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 से हमें माइनस करना होगा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को। ओके, तो मतलब सबसे पहले आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, फिर 1 से माइनस करना है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी ना आने के लिए बोला गया हो, ओके, वो पता करना हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 3/8। प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, उसे 1 से माइनस करना है। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा, क्या आ जाएगा, 5/8। 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5/8। ओके, और यहाँ पर P का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, ये भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए P हो जाएगा, और नो इवेंट के लिए आप E- का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप साइन भी यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर हमें मीडियन दिया गया है और x और y की वैल्यूज पता करनी है, फ्रीक्वेंसी टेबल है, x y इसमें मिस्ड है। ओके, और इन सभी का सम भी बताया गया कितना है 60, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम दिया गया है और मीडियन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टेबल ड्रॉ करना होता है। अब टेबल में हमें क्या पता करना है, CF आपको पता है किस तरीके से पता किया जाता है, 5 वैसे रहेगा, फिर 5 में हमें x ऐड करना है, 5 प्लस x होगा, फिर 5 में 20 ऐड हो सकता है तो 25 और प्लस x वैसे रहेगा, फिर 25 में 15 ऐड करना होगा तो यहाँ पर 40 आ जाएगा और 40 प्लस x हो जाएगा। x को इग्नोर नहीं कर सकते, अल्फाबेट भी हमें नोट करनी है। तो यहाँ पर अब y है तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा और 40 में 5 ऐड कर देंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और यहाँ पर हमेशा जो कुछ भी सम आता है वो टोटल सम जो होता है फ्रीक्वेंसीज का उसके बराबर होता है। ओके, तो एक इक्वेशन हमारे पास इसी से आएगी और दूसरी फॉर्मूला यूज करके, तो फिर इसे सॉल्व करना होता है। तो जिस तरीके से आप इसे सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। अब इसमें पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो मीडियन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, n/2। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम समीशन f भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n/2 मतलब 60/2 और ये किसके बराबर होगा, 30 के बराबर। अब 30 हमारा किस क्लास इंटरवल में आएगा, तो ये होगा 20 से लेकर 30 के बीच वाले के अंदर, मिडल मतलब बीच का। अब 30 के बाद अगर लेंगे 30 to 40 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 31 से नंबर्स आएंगे। ओके, तो इसके अंदर ना आकर ये वैल्यू हमारे पास किस में आएगी, 20 to 30 में। क्लास इंटरवल आपको चेक करना होता है। अब यहाँ पर हमें L की वैल्यू पता चल गई, L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20, लोअर लिमिट। ओके, अब सेम इसी रो में हमारे पास क्या है, f मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्या है, 20, और c की वैल्यू हमारे लिए होती है फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली रो। ओके, और CF में रहती है तो क्या हो जाएगी, 5 प्लस x। यहाँ पर ये सभी वैल्यूज हम नोट कर सकते हैं कि मीडियन क्लास हमारे लिए क्या है, 20 to 30, जिसमें L की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 20, फ्रीक्वेंसी भी उसी रो में रहेगा और उसके जस्ट ऊपर हमारे पास क्या है, C। अब लिमिट्स के बीच का डिफरेंस मतलब 20 to 30 दिया है तो 30 में हमें 20 माइनस करना होगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, H, इसे हमें H से डिनोट करना होता है। ओके, अब मीडियन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L प्लस n/2 माइनस सी इंटू एच अपॉन एफ। इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज पुट करनी है, मीडियन की जगह पर मीडियन की वैल्यू बताई गई है 28.5, L की वैल्यू कितनी है 20, n/2 को आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं दैट इज 30 और 60/2 नोट करें बाद में डिवाइड करें तो भी करेक्ट है। C की वैल्यू में एक से ज्यादा टर्म है तो इसे ब्रैकेट में नोट करना होगा और H 10 है, F की वैल्यू हमारे पास 20। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर अगर 20 को आप रिप्लेस करना चाहें LHS में तो कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे ही नोट कर दीजिए। अब 30 यहाँ पर वैसे रहेगा, माइनस का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा 5 में तो ये -5 हो जाएगा और माइनस का प्लस x में मल्टीप्लाई करने पर ये -x हो जाएगा और 10 2s आर क्या होता है 20, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद 28.5 और 20 इन दोनों का नेचर सेम है तो इसे सेम प्लेस में नोट करेंगे, 20 नेगेटिव हो जाएगा और 30 में 5 माइनस करने पर 25 आएगा, माइनस एक्स वैसे रहेगा अपॉन 2 और इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाएगा 8.5, 2 को रिप्लेस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, RHS में 25 माइनस एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 17 हो जाएगा और अब इसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस का है तो दूसरे साइड रिप्लेस कर सकते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा और 17 को x की प्लेस में नोट कर सकते हैं और आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एक वैल्यू मिस्ड है जिसका नाम है x और दूसरी है y। तो अब दूसरी वैल्यू को हमें पता करना है, तो दूसरी वैल्यू में कैसे पता चलेगी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, जो कि है समीशन f मतलब n किसके बराबर है 60 के बराबर और यहाँ पर 60 और ये वाली वैल्यू ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होती है। ओके, दैट इज 45 प्लस x प्लस y।
तो यहाँ पर समीशन f की जगह पर हम नोट कर सकते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 60 वैसे रहेगा। अब सेम नेचर वाली वैल्यूज को हम रिप्लेस कर सकते हैं और इसे माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल 15, जिसे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। अब क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 8, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 8 पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू पता कर सकते हैं इसे भी रिप्लेस करके। ओके, तो यहाँ पर x और y इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से किसी एक क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना होगा और ये 6 मार्क्स में रहेंगे। ओके, यहाँ पर और है, और का मतलब है इनमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। So first question in question number 3 is the sum of a 2-digit number and the number formed by reversing its digit is 66। मतलब कोई 2 डिजिट की नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 32, 36, 98 कुछ भी, और अगर उस नंबर के डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें तो एक नई नंबर आ जाएगी और इन दोनों का सम बताया गया है कितना है 66। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन में बताया है इफ डिफरेंस बिटवीन द डिजिट और नंबर के डिजिट्स का अगर डिफरेंस 2 है तो वो नंबर क्या है वो हमें पता करनी है, और ऐसी कंडीशन में कितनी नंबर्स फॉर्म हो सकती हैं वो भी हमें बताना है कि कितनी नंबर्स यहाँ पर आएंगी। ओके, तो अभी नंबर हमें पता नहीं है कि वो नंबर क्या है, 34, 98 क्या है, तो इसे हमें कुछ अज्यूम करना होगा। यहाँ पर हम नोट कर देंगे लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब वंस। ओके, वंस डिजिट हमने क्या अज्यूम कर लिया x, और टेंस डिजिट हमने y अज्यूम कर लिया। इसे आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगी 10y प्लस एक्स, टेंस की प्लेस में y और वंस की प्लेस में x। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है दैट इज 32, तो यहाँ पर ये इसी फॉर्म में रहती है। ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसकी 10x प्लस वाई या y प्लस एक्स, 10 इंटू 3 प्लस 2 दैट मीन्स 32। अब अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, डिजिट यहाँ पर क्या है x और y, अगर हम रिवर्स करेंगे तो x की प्लेस में y आ जाएगा और y की प्लेस में x आ जाएगा। मतलब इसका टेंस क्या बन जाएगा यहाँ पर x, और वंस मतलब यूनिट की प्लेस में आ जाएगा y। ओके, तो यहाँ पर फिर रिवर्स नंबर क्या हो जाएगी 10x प्लस y। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हमें इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले ये सब हमें खुद ही पता करना होगा कि डिजिट क्या रहेंगे नंबर के, ओरिजिनल नंबर क्या रहेगी, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगी। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन में हमें बताया गया है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर, इन दोनों का सम कितना है 66। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर हमारे लिए क्या है 10y प्लस एक्स और रिवर्स नंबर क्या है 10x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना है 66। इसे और सॉल्व करें तो यहाँ पर y टोटल कितने हो जाएंगे 11 और x टोटल कितने हैं 11, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं इक्वल 66 वैसे रहेगा। अब x और y इन दोनों में 11 है तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 11 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और x और y ब्रैकेट के अंदर रहेगा और 66 वैसे रहेगा। अब 11 और 66 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 6 टाइम्स में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल 6। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर सकते हैं। ओके, 11 डिवाइड कर देगा 66 को 6 टाइम्स में। अब सेकंड कंडीशन में बताया गया है कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स का डिफरेंस, तो डिजिट्स हमारे लिए क्या है x और y। तो यहाँ पर दो तरीके की कंडीशन आ सकती है। पहला हो सकता है इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू, और दूसरी इक्वेशन भी आ सकती है दैट वुड बी x माइनस वाई इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पर टोटल 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। अब कोई भी 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा और x और y की वैल्यू पता करनी होगी, तभी हम यहाँ पर नंबर बता सकेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे।
किसी भी एक मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन में से। ओके, मैं यहाँ पर इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड करने पर यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव। क्या बचा? सिर्फ x। x दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है, तो 2x हो जाएगा और 6 और 2 ये भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसे हम ऐड कर रहे हैं। अब सिर्फ x पता करना है तो 2 रिप्लेस होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब इसके बाद x की वैल्यू को हमें पुट करना है किसी एक इक्वेशन में, तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो x की जगह पर 4 आ जाएगा और y और 6 वैसे रहेगा। अब y की वैल्यू पता करनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 माइनस 4। ओके, अब इन दोनों को माइनस करने पर y की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमें नंबर पता करना है। ओरिजिनल नंबर हमारे लिए क्या है? 10y प्लस x। अब x की जगह पर x की, y की जगह पर y की वैल्यू पुट करनी है। y हमारे पास कितना आया? 2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 और x हमारे पास कितना है? 4। तो 10 2 आर 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 मतलब 24। तो फर्स्ट नंबर तो हमारे पास 24 आ गई, लेकिन अभी यहाँ पर इक्वेशन थर्ड भी है तो इसे भी हमें सॉल्व करना होगा और हमारे पास नई x और y की वैल्यूज आएंगी। इसी को अगर हम रिवर्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 42। तो एक नंबर यहाँ पर और आएगी, वो क्या होगी? वो होगी 42। लेकिन किस तरीके से आएगी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, एलिमिनेशन मेथड से, और यहाँ पर भी मैं इसे ऐड कर रही हूँ, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसे आप रीअरेंज कर लेना इक्वेशन थर्ड को। ये y माइनस एक्स है, x एक तरफ होने चाहिए और y एक तरफ। x यहाँ पर नेगेटिव है तो x पहले लिख दिया और y पॉजिटिव है तो प्लस के साइन के साथ नोट कर दिया। अब x से x यहाँ पर कैंसिल होगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और y 2 है तो 2y इक्वल 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर भी सेम वैसी 4 आ जाएगी। अब y की वैल्यू को भी हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा। यहाँ पर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट में उसी तरीके से पुट कर दूंगी। y की प्लेस में 4 आ रहा है और x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2। अब यहाँ पर भी हमें ओरिजिनल नंबर पता करनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स और y की जगह पर y की, x की जगह पर x की वैल्यू पुट करनी है। 10 4 आर 40 और प्लस 2 क्या हो जाएगा? 42। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना होगा स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर आपको किसी एक को ही सॉल्व करना होगा, लेकिन मैं आपको दोनों ही सॉल्व करके बता देती हूँ। इसका जो कुछ भी रफ वर्क हो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज में नोट करना होगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, सभी का लेफ्ट हैंड साइड सेम ही रहेगा, मतलब जो लेफ्टी है वो भी अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे कहाँ पर? जहाँ पर रफ करना है। ओके, और राइट हैंड में आपको सारा सॉल्यूशन नोट करना है। कॉपी को अच्छे से यूज करना है, जबरदस्ती नहीं उसको आपको फिल करना है। बहुत समझदारी के साथ अच्छे से वर्क करना होगा। ओके, साफ साफ, जितना नीट एंड क्लीन आप लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और रफ वर्क के ऊपर लिख दीजिएगा रफ वर्क। यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया 5 years एगो, 5 साल पहले नूरी की एज 3 टाइम्स थी सोनू की एज की, और 10 years के बाद नूरी की एज 3 गुनी हो गई, थ्राइज हो गई सोनू की एज से। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट एज इनकी हमें पता करनी है, नूरी और सोनू की। तो इसे सबसे पहले हमें कुछ अज्यूम करना होगा क्योंकि इनकी एज हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो सबसे पहले हम नोट कर देंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल y ईयर्स। अब इसके बाद इसकी फर्स्ट कंडीशन में आए अगर, तो इसमें बताया गया है 5 years एगो। तो सबसे पहले नोट कर देंगे 5 years एगो। नूरीज एज, नूरी की एज 5 years एगो, 5 साल पहले क्या हो जाएगी? जितनी प्रेजेंट है उसमें 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी x माइनस 5। इसी तरीके से सोनू की एज क्या हो जाएगी? y माइनस 5। दोनों में 5 माइनस करना होगा क्योंकि 5 साल पहले की एज है। इसकी कंडीशन हमें बताई गई है तो इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट कंडीशन बताई गई है कि नूरी की एज कितनी थी? सोनू की एज से 3 टाइम्स थी। ओके, सोनू की एज की 3 गुनी थी।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नूरी की एज हमारे पास कितनी है, x-5, तो सोनू की एज के 3 गुने के बराबर है। तो सोनू की एज कितनी है, y-5, इसमें इसका 3 टाइम्स होगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर x-5 वैसे रहेगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y में तो ये 3y हो जाएगा, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब अल्फाबेट वाली वैल्यूज एक साइड और न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड नोट किया जा सकता है। तो यहाँ पर x वैसे रहेगा, x पॉजिटिव होना चाहिए। 3y को हम रिप्लेस कर सकते हैं, नेगेटिव हो जाएगी। 15 की प्लेस में 5 को रिप्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 15 में 5 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 10। बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का साइन रहेगा। अब ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन में हमें बताया गया कि 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल के बाद, या आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स की कंडीशन है कि नूरीज एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ सोनू, मतलब नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुने के बराबर। तो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, नूरी की एज हमारे पास कितनी है, x+10, ट्वाइस का मतलब 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर सोनू की एज कितनी है, y+10, तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी नूरी की एज। ये सेकंड कंडीशन है। तो इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करना होगा। यहाँ पर x+10 वैसे रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2y + 2 10 20, और एक्स वाई एक साइड नोट करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यूज एक साइड। तो 20 में 10 माइनस करने पर 10 बचेगा। अब दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, तो इसे आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पर हम इसे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को। यहाँ पर y तो कैंसिल हो नहीं सकता, सिर्फ x कैंसिल होगा, इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर माइनस का साइन हमें शो करना होता है। अब x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और यहाँ पर माइनस माइनस रिपीट हो रहा है, 2y भी माइनस का है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया। 2y प्लस का हो गया, -3y है, प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा। 3y में 2y माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 1 टाइम y, और बड़ी वैल्यू नेगेटिव है। अब 10 माइनस का यहाँ पर भी है, माइनस के 10 यहाँ पर भी है, तो माइनस के 20 आ जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए। जब इनकी वैल्यूज आएंगी तभी हमारे पास नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज आ पाएगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है 3y के साथ, तो मल्टीप्लाई का साइन हाइड है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो 60 आएगा, रिप्लेस कर देंगे तो ये दूसरी साइड जाकर पॉजिटिव होगा, और इसको माइनस करने पर x की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज हमने क्या एज्यूम करी थी, x। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, x की वैल्यू 50, तो ये 50 ईयर्स की है। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, y के बराबर, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 20। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर भी ऑप्शन रहेगा हमारे पास, मतलब दो में से कोई एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा। ये भी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगी ताकि आपको जो सही लगे आप उसे सॉल्व कर सकें, उस तरीके के मेथड को फॉलो कर सकें। ओके, अप्रोक्सीमेटली सेम ही क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ओके, ये सभी चैप्टर की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये लॉन्ग में दिया गया है, तो हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं सभी चैप्टर से आए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बनने वाला एंगल, ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब मान लिया कि ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 8 मीटर्स है और इसका नाम AB है, और इसी के सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहां से 30 और 50 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, और कहाँ से बन रहा है, टॉप से, जो कि 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, और इसके टॉप और बॉटम पर कुछ इस तरीके से। ओके, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब कई मंजिल की बिल्डिंग है, उसके टॉप से यहाँ पर एंगल बन रहा है 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर भी और बॉटम में भी। ओके, और एंगल एलिवेशन नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ऊपर से नीचे की तरफ जब एंगल बनता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ओके, और यहाँ पर हमें क्या पता करना है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी
बिल्डिंग। ओके, तो यहाँ पर ये CD मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसकी हाइट हमें पता करनी है। तो लेट अस अज्यूम ये जो हाइट है ये क्या है, ये h है, इसे हम h अज्यूम कर लेते हैं। ओके, इसे आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, तो मैंने h अज्यूम कर लिया। और यहाँ पर हमें डिस्टेंस भी पता करना है कि इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है। का डिस्टेंस मतलब यहाँ पर हमें B से लेकर C तक का डिस्टेंस पता करना है कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब यहाँ पर AB मतलब ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट हमें बताई गई है कितनी है, 8 मीटर्स। तो इसके सामने ये जो EC है ये भी कितना होगा, 8 मीटर्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की तरफ बनता है, तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन आ जाएगी ऊपर की तरफ। ओके, इस तरीके से। अब पैरेलल लाइन में कोई भी ट्रांसवर्सल जब होती है, ये मान लो यहाँ पर AE और ये DF जो भी मानना हो, इस लाइन को अज्यूम कर सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलल हैं और इनके बीच में ये AD नाम की ट्रांसवर्सल है। ओके, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे जो कि बिल्कुल बराबर होंगे। तो एंगल अगर यहाँ पर 30 डिग्रीज का है तो यहाँ पर अपने आप ही एंगल 30 डिग्रीज का हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पर एंगल 45 डिग्रीज है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ओके, तो ये वाला जो एंगल है इस तरफ को एंगल B की तरफ, दैट इज एंगल DBC। ओके, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्रीज का, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है कि दो पैरेलल लाइंस हैं FD और BC और यहाँ पर ट्रांसवर्सल गई है BD नाम से। ओके, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो 45 डिग्रीज अगर ऊपर एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ 45 डिग्रीज बनेगा और ऑल्टरनेट है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप शो करना चाहें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप स्टेटमेंट नोट कर दीजिएगा, लेट द हाइट बी h एंड डिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पर x है। ओके, और आप इसे कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है। और यहाँ पर ये जो DE हाइट है ये कितनी है, h-8। CD की टोटल हाइट कितनी है, h। तो इसमें से आधा जो EC पार्ट है ये कितना है, ये आधा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर EC की हाइट कितनी बताई गई है, 8, क्योंकि AB से पता चल रही है। और जो बचा हुआ पार्ट होगा क्या होगा, h में से 8 माइनस कर दें तो ये DE की लेंथ होगी। ओके, तो अब यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, ट्राइंगल EAD। EAD ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमें DE पता है इस ट्राइंगल में, और हमें क्या पता करना है, AE पता करना है। AD से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो AE हमें अगर पता करना है तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, परपेंडिकुलर और बेस जिसमें हो। तो टेन थीटा आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर P/B किस में होता है, टेन और कॉट में। कॉट में B/P होता है और टेन में P/B होता है। तो इनमें से किसी एक को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं टेन 30 डिग्रीज, क्योंकि एंगल यहाँ पर 30 डिग्रीज का बन रहा है। ओके, 90 डिग्री के एंगल में ही ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, लेकिन आपको एंगल वही लेना है जो क्वेश्चन में दिया गया। ओके, P/B, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। 10 30 की वैल्यू होती है 1/3 और P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर P की वैल्यू है h-8 और B मतलब बेस हमें नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, x, क्योंकि BC यहाँ पर x है तो फिर AE भी यहाँ पर क्या होगा, AE भी x होगा। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x का 1 में मल्टीप्लाई होगा, x वैसे रहेगा, √3 का h-8 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब सिमिलरली हमें एक और ट्राइंगल लेना है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है CBD। ओके, और आप इसका कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल C पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एंगल C, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, टेन का, कॉट का या साइन का, जिसका भी। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर है, h है CD की प्लेस में, और
हमें BC पता चल जाएगा, BC की वैल्यू तो हमारे पास आ गई x। ओके, तो BD हमें नहीं पता करना है, यहाँ पर BC और CD हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भी हम 10 का ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, P/B। 10 यहाँ पर कितने डिग्रीज का है, 45 डिग्रीज का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 45 डिग्रीज और P/B। इसकी वैल्यू पुट करनी है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, P यहाँ पर सिर्फ H है। ओके, P का मतलब CD और B यहाँ पर क्या है, BC मतलब x। तो यहाँ पर x इक्वल x किसके बराबर आ जाएगा, h के बराबर। तो x h के बराबर आया, h x के बराबर, मतलब यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट उतनी है जितना यहाँ पर दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस है। ओके, तो अब बस इसे हमें सॉल्व करना है। x की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पुटिंग x इक्वल h इन इक्वेशन फर्स्ट। अब x की जगह पर हम h नोट कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, h। √3 का h में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h हो जाएगा और √3 का -8 में मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा -8 √3। ओके, अब इसके बाद h मैच कर रहा है तो h वाली वैल्यूज को हम एक साइड नोट कर सकते हैं और विदाउट h वाली मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एक साइड नोट कर सकते हैं। 8 माइनस का है तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, √3h वैसे रहेगा और h 8 √3 की प्लेस में चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 √3 वैसे रहेगा, h हम कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, √3 और h मैच कर रहा है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद जिस तरीके से हमने सिर्फ x की वैल्यू पता की थी, अब इसी तरीके से हमें सिर्फ h की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि यही दो मिस्ड वैल्यूज हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में ही नोट कर दिया कि h हमारे लिए हाइट है और डिस्टेंस हमारे लिए x है। ओके, तो x हमारे पास आ चुका है और h की वैल्यू हमें पता करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, h हमें सिर्फ पता करना है तो इसके साथ जो कुछ भी है इसे हमें रिप्लेस करना होगा। तो 8 √3 वैसे रहेगा, अपॉन √3 -1 आ जाएगा। तो h की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू के बराबर है। ओके, तो हाइट और डिस्टेंस तो हमारे पास सेम ही रहेगा। और अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व भी कर सकते हैं, रेशनलाइज कर दीजिएगा, ये सेम वैल्यू रहेगी और मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर की ऑपोजिट साइन की वैल्यू से। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 √3 अपॉन √3 -1 इंटू √3 +1 अपॉन √3 +1। ओके, फिर मल्टीप्लाई करके अगर आप सॉल्व करें तो ये और सॉल्व भी हो जाएगा, अदरवाइज आप इतने में भी आंसर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट हमारे लिए कितनी आ गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है हमारे पास, 8 √3 अपॉन √3 -1 और यूनिट यहाँ पर मीटर है तो आंसर भी मीटर में रहेगा। और फिर इसी तरीके से आप स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग्स, और क्या डिस्टेंस है, CB या BC लिख सकते हैं और सेम ही है, जितना x है उतना h है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व आपको बहुत केयरफुली और क्लियरली करना होगा, ऐसे मत करिएगा कि किसी को चेक करने में प्रॉब्लम हो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हमारे पास एंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, 10 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्रीज। ओके, तो ग्राउंड में कोई पॉइंट P है, उधर पर 30 डिग्रीज का एंगल बन रहा है और बिल्डिंग कितनी ऊंची है, बिल्डिंग है 10 मीटर्स हाई। ओके, यहाँ पर इसका कुछ इस तरीके का डायग्राम रहेगा। तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम ये A से लेकर B तक की बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर्स। ओके, और यहाँ पर B से इसके टॉप से पॉइंट P तक एक एंगल बन रहा है और एंगल कितने डिग्रीज का है, 30 डिग्रीज का, जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ओके, और P से A को हमने ज्वाइन कर दिया, ये इसका डिस्टेंस है पॉइंट P से। अब एक फ्लैग है जिस बिल्डिंग के ऊपर है। ओके, इस बिल्डिंग के टॉप में एक फ्लैग है जिसको होस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये फ्लैग है, ये बिल्डिंग का टॉप है B और इसमें बताया गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, ओके, फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्रीज। फ्लैग का टॉप है उससे भी एंगल
बन रहा है कितने डिग्रीज का, 45 डिग्रीज का, उसी पॉइंट P पर। ओके, तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा है जो कि फ्लैग का टॉप है, दैट इज D। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या पता करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग पोल। अब फ्लैग पोल कितना बड़ा है इसकी लेंथ हमें पता करनी है। तो इसकी लेंथ को अगर आप h अज्यूम कर लें तो ज्यादा सही रहेगा, x मत अज्यूम करिए, इसकी लेंथ को आप h अज्यूम कर लीजिए। ओके, और अदरवाइज आगे देखते हैं कैसा क्या है। और यहाँ पर डिस्टेंस भी हमें पता करना है कि पॉइंट P से बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है। ओके, तो पॉइंट P से बिल्डिंग का डिस्टेंस लेट अस अज्यूम x है, तो डिस्टेंस को हम यहाँ पर x अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोट कर दिया, लेट h बी द हाइट ऑफ फ्लैग पोल भी आप लिख सकते हैं, एंड x बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग। ओके, तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे क्लियरली तो सही रहेगा। अब फर्स्ट ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है उसे हमें देखना होगा। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज PAB। ये आपको दिखाई दे रहा होगा PAB, जिसमें 30 डिग्रीज का एंगल बन रहा है और एंगल A पर 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो अब यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि AB 10 मीटर्स है और PA x है। तो इन दोनों को ही हमें सॉल्व करना होगा ताकि x हमें पता चल जाए। तो यहाँ पर PB का हमें कोई लेना देना नहीं। ओके, तो यहाँ पर भी 1030 का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और AB अपॉन AP हो जाएगा। ओके, अब वैल्यूज पुट करनी है, 1030 कितना होता है 1/√3 और AB कितना है हमारे पास, AB की वैल्यू 10 है और ये अपॉन x हो जाएगा। ओके, 10/x। अब इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 10√3। √3 भी रिप्लेस होगा, तो x तो हमारे पास आ गया। अब √3 की भी वैल्यू यहाँ पर बताएगी कि इतनी आपको पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3 की वैल्यू पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 17.32। ओके, और ये मीटर्स में रहेगा आंसर। अब x तो हमें पता चल गया कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो हमने x अज्यूम किया था। अब हमें हाइट ऑफ फ्लैग पोल पता करनी है, तो इसके लिए भी हमें एक ट्राइंगल देखना होगा जिसमें हाइट आ जाए। तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा PAD, जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एंगल A पर। और AD क्या है, AD यहाँ पर टोटल हाइट है। टोटल हाइट मतलब बिल्डिंग की हाइट प्लस फ्लैग पोल की हाइट। ओके, इन दोनों का सम है, तो इससे हम फ्लैग पोल की हाइट पता कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप लिख देना कि कौन सा ट्राइंगल यूज किया जा रहा है, ट्राइंगल PAD। ओके, अब यहाँ पर हम 1045 अप्लाई कर सकते हैं, 10 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी P है, परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ B है। ओके, बेस है, तो यहाँ पर भी हम AD अपॉन क्या लिखेंगे, AP, क्योंकि फुल हाइट ले रहे हैं, बिल्डिंग प्लस पोल की हाइट। ओके, अब 45 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, AD हमारे पास कितना है 10 प्लस H। ओके, ये टोटल हाइट मैंने पहले ही बताया, अपॉन AP कितना है x, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस H, और H की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं आई लेकिन x की आ गई है, तो x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 17.32। ओके, x की जगह पर, और 10 प्लस h वैसे ही रहेगा। h की वैल्यू पता करनी है, 10 को रिप्लेस कर देंगे, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, h की वैल्यू 7.32 मीटर्स। तो अभी डिस्टेंस भी आ गया और हाइट भी आ गई हमारे पास पोल की, फ्लैग पोल की। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, देयरफॉर द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ इज 7.32 meters and the distance of the building from the point P is 17.32 meters। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर भी टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे और इनमें से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना है और ये भी 6 मार्क्स का एक होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर हमें बताया गया कि एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन के शेप में है। इन्वर्टेड कोन मतलब कोन का उल्टा, बर्थडे कैप का उल्टा। ओके, तो इस शेप में है। अब यहाँ पर बताया गया कि इस कोन की रेडियस 5 है और हाइट 8 सेंटीमीटर्स है। तो ये सब आपको नोट करना होगा गिवन में, और क्या पता करना है वो आप टू फाइंड में नोट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करें, ज्यादा सही रहेगा। फिर इसके बाद बताया गया है कि इट इज फिल्ड विद वाटर टिल द टॉप, मतलब ये ऊपर तक बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। ओके, अप टू द ब्रिंक। और इसके आगे बताया गया कि जब इसमें कुछ बॉल्स डाली जाती हैं
ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर्स, तब इसका 1/4 वाटर बह जाता है, बाहर निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पर कितनी बॉल्स डाली गई हैं इस वेसल के अंदर, ये हमें पता करना है। ओके, तो क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा अलग तरीके से भी आता है, लेकिन आपको सिर्फ समझना होगा। कभी कभी लिखा होता है लेड बॉल्स, ऐसे करके भी लिखा होगा, लेकिन क्या दिया गया है वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और हिंदी में भी आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, नहीं समझ में आया तो हिंदी से समझ लीजिएगा। ओके, तो पहले समझ लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन, फिर तभी सॉल्व कीजिएगा। रेडियस ऑफ कोन का मतलब है कि सेंटर से इस सर्कल, जो कि कोन का सर्कल है, उसका सेंटर से हाफ पार्ट। ओके, ये रेडियस ऑफ कोन है। लेकिन रेडियस ऑफ स्फीयर का मतलब क्या है कि कुछ बॉल्स हैं, उसका रेडियस, तो जैसे मान लो ये बॉल है तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस यू मान लो कि ये इसका रेडियस है। ओके, तो इसका रेडियस अलग है, कोन का अलग है, इसलिए दोनों में आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर किसके रेडियस को हमें पुट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बॉल्स पता करनी है कि कितनी बॉल्स इसके अंदर डाली गई, कि इसका जो 1/4 पानी था वो बाहर निकल गया। तो जितनी बॉल्स का वजन होगा उतना पानी बाहर निकल गया। सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ कोन पता करना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन से ही पता चलेगा कि इसके अंदर पानी कितना है, क्योंकि पानी पूरा ऊपर तक है, जितना कोन है उतना ही पानी है। तो इसीलिए हम वॉल्यूम ऑफ कोन पता करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, ध्यान से पुट कीजिएगा। यहाँ पर 1/3 वैसे रहेगा, पाई की वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, और लास्ट में अगर आप कैंसिल करना चाहें तो भी, जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 22/7। आर यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन कितना है, 5, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और एच मतलब हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन हमारे पास कितना है 8। ओके, तो इस तरीके से आपको सभी वैल्यूज पुट करनी है, फिर जो कुछ भी कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर दीजिएगा। अगर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3 है और 7 है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 22 है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 है, और 8 है, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर 4400 आ जाएगा। और सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी यूनिट सेंटीमीटर में दिए गए। अभी हमें ये समझ में आया कि कोन में कितना पानी है, मतलब कोन की वॉल्यूम क्या है। अब इसके बाद हमें ये पता करना है कि इस कोन में से कितना पानी बाहर चला गया। ओके, क्योंकि जितना पानी इसमें से बाहर गया उतनी बॉल्स, मतलब उतना ही वजन की बॉल इसमें डाली गई है अंदर, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा बराबर रहता है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ओके, किसके बराबर है, 1/4 है। कितना पानी बाहर आ गया, टोटल पानी में से 1/4 पानी बाहर चला गया। तो टोटल पानी मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है हमारे पास, 4400/21। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। ओके, तो इसका 1/4 पार्ट हट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है, जैसे 4 से 44 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1100/21। ओके, तो इस तरीके से आपको पता करना होगा कि कितना पानी इसमें से बाहर निकल गया। अब हमें यहाँ पर पता करना है कि इसमें कितनी बॉल्स डाली गई हैं, कि इतना पानी मतलब 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब ये पानी बाहर निकल गया। ओके, तो कितनी बॉल्स डाली गई हैं, उसके लिए हमें पहले एक बॉल का वजन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर वॉल्यूम ऑफ बॉल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कि 1 बॉल का वॉल्यूम क्या है, एक बॉल कितनी वजनी है वो हमें पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल या वॉल्यूम ऑफ शॉट कुछ भी हो, इस पेयर का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आर अलग है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज 0.5। तो यहाँ पर 0.5 का क्यूब हो जाएगा, और इसे आपको सॉल्व करना होगा, पॉइंट रिमूव करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5/10 3 टाइम्स आप लिख देना, कुछ भी कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर देना। तो जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बॉल का वजन हमारे पास आ गया, और टोटल पानी कितना निकल चुका है वो भी पता चल गया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ लेड शॉट भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ बॉल्स के लिए। फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर निकल गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल, ओके, या 1 लेड शॉट। अब इनकी वैल्यूज को हमें पुट करना होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना है 1100/21 अपॉन डिवाइडेड बाय
कितना डिवाइड करना है, एक बॉल का वजन यानी कि वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, 1 लेड शॉट कितना आया हमारे पास 11/21। तो इसे हमें पुट करना है, 21 से 21 कैंसिल होगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम में तो 100 आ जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा, नीचे वाली फ्रैक्शन पलट जाएगी। ओके, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं इस वेसल के अंदर, 100। ओके, जिसकी वजह से 1/4 वाटर बाहर निकल गया। ओके, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल पेपर, ये भी सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इनमें से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर बताया गया कि एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है, मतलब कांच का बर्तन है जो कि स्पेरिकल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, मतलब उसकी सिलेंड्रिकल नेक बनी हुई है कुछ इस तरीके से, सुराही के शेप में। ओके, यहाँ पर इसकी नेक बताई गई है कितनी लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ये जो सिलेंडर है यहाँ पर, इसकी लेंथ कितनी बताई गई है, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर्स। ओके, और यहाँ पर बताया गया कि 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब डायमीटर इसका कितना है, 2 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर की बात की गई है। तो यहाँ पर ये जो सिलेंडर का डायमीटर है, ये लेंथ ऊपर की ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ये पूरा फुल होता है। ओके, तो इससे हम रेडियस पता कर सकते हैं। और हमें क्या बताया गया, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट। अब स्फेरिकल पार्ट क्या है, ये जो स्फेयर बना हुआ है इसका डायमीटर यहाँ से पूरा यहाँ तक होगा। इसका डायमीटर कितना दिया गया है, 8.5, ये बड़ा ही होगा। अब इसमें बताया गया कि एक बच्ची ने इसमें कितना पानी आ जाएगा उसे मेजर किया है, और उसने वॉल्यूम पता करी इसकी, तो कितना आ गया 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि उस बच्ची का आंसर करेक्ट है या फिर नहीं। ओके, और अगर इसमें बोला गया कि पाई की वैल्यू हम कितनी ले लें, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसे नोट करना होगा कि सिलेंड्रिकल पार्ट में अगर देखा जाए तो हमें हाइट बताई गई है, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी हो जाएगी 2/2, मतलब d/2, डायमीटर बताया d का हाफ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से स्फेरिकल पार्ट के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है, रेडियस बताया गया है, मतलब डायमीटर दिया है, डायमीटर का हाफ कर दें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस कितना आएगा इसका 4.25 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है, तो वॉल्यूम हमें भी पता करना है और चेक करना है कि इसका वॉल्यूम बच्ची का करेक्ट है या फिर नहीं। ओके, यहाँ पर हमें नोट करना होगा वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल, मतलब इस पूरे बर्तन की वॉल्यूम किसके बराबर होगी। तो इस पूरे बर्तन की वॉल्यूम किससे मिलकर बनेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट भी है इसमें, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ओके, क्योंकि स्फेरिकल शेप में भी है। ओके, दो शेप से मिलकर बना है सिलेंडर प्लस स्फेयर। तो अब बस वैल्यूज हमें पुट करनी है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला हमारे लिए होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई आर की जगह पर 1 आ जाएगा, आर की वैल्यू सिलेंडर में 1 है, और एच कितना है, हाइट 8 है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर है 4.25, तो इसका क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो पाई कॉमन ले सकते हैं, और हमेशा जो कुछ भी मैच कर रहा हो उसे कॉमन ले लीजिएगा ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। फिर पाई कॉमन लेने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसे आपको नोट करना होगा और सॉल्व करना होगा, और बाद में आपको पाई की जगह पर कितनी वैल्यू पुट कर देनी है, 3.14, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर बताई गई। नहीं बताई हो तो आप 22/7 पुट कर सकते हैं, और फिर इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 346.51। ओके, 346 आ रहा है, और यहाँ पर कितना है 345। पॉइंट के पहले देखना है आपको कि सेम नंबर आ रही है या फिर नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर आंसर बिल्कुल सेम नहीं है, तो यहाँ पर बच्ची का आंसर क्या हो गया, गलत। तो यहाँ पर हमें नोट करना होगा हेंस द चाइल्ड्स कैलकुलेशन इज नॉट करेक्ट। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बार बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।